हम चर्चा कर रहे हैं व्यवस्थापिका की। मैंने बता चुका हूं आपको कि जो व्यवस्थापिका है उसे हम विधायिका भी बोलते हैं और भारत में इसे संसद कहा जाता है और इसे काम है कानूनों को बनाना, कानून का निर्माण करना। बता चुका हूं आपको जो व्यवस्थापिका है उसे कई देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत की बात करूं तो संसद कहते हैं, भारत में हम बात करें ब्रिटेन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सभी देशों में इसका नाम क्या है? संसद, पार्लियामेंट। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में नाम है इसका कांग्रेस, कांग्रेस। इसके अलावा जापान में इसे डायट के नाम से बुलाते हैं। स्विट्जरलैंड, स्विस जिसे हम बोलें, तो वहां पर जो इसका नाम है वो है संघीय सभा। फ्रांस में बात करें इसका, फ्रांस में नाम हो जाएगा राष्ट्रीय सभा। और चीन में बात करें तो चीन में एक सदनीय व्यवस्था है, वो संसद का एक ही अंग है, एक ही सदन है, उसे बोला जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। कुछ देशों में संसद का एक ही सदन देखने को मिलता है, जैसे चीन में बात करें हम, बुल्गारिया में बात करें तो वहां पर इजराइल है, वहां पे संसद के एक ही सदन है। लेकिन विश्व के जो अधिकांश देश हैं, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन लगभग सभी देशों में जितने भी वहां आपको संसद के दो सदन देखने को मिलते हैं। कुछ देशों में एक सदनीय व्यवस्था है, बता चुका हूं, चीन है, बुल्गारिया, इजराइल, इन देशों में एक सदनीय व्यवस्था है। अब कुछ विद्वान एक सदनीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे मैं बात करूं आपको, जिस बेंथम है, एक सदनीय व्यवस्था का वो समर्थक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये भी एक सदनीय व्यवस्था के समर्थक हैं। तो बेंथम तो इंग्लैंड के हैं, और जो बेंथम है वो कहते हैं कि इंग्लैंड में लॉर्ड सभा नहीं होनी चाहिए। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो भी कहते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था ऐसे है जैसे गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े लगे हुए हों, इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था की जगह एक सदनीय व्यवस्था होना ज्यादा बेहतर है। एक अन्य समर्थक है एवेसीज, वो भी बात कहते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था में दूसरा सदन विरोध करता है तो यह माना जाता है अलोकतांत्रिक है। यदि वो समर्थन कर देता है पहले वाले सदन के विधेयक का तो यह कहा जाता है कि बेकार है। इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था की जगह एक सदनीय व्यवस्था होना ही ज्यादा बेहतर है। ये कुछ विद्वान है इसी बात का समर्थन करते हैं। एक सदनीय व्यवस्था के समर्थन में कुछ तर्क भी दिए जाते हैं कि एक सदनीय व्यवस्था ज्यादा बेहतर है। क्यों? पहली बात, समय बचता है, कानून यथाशीघ्र बन जाते हैं, धन की भी बचत हो जाती है। एक सदन है ना, प्रतिनिधि कम चुने जाएंगे, एक सदन आसानी से कानून का निर्माण भी कर लेगा, समय भी बचेगा, धन भी बचेगा। इसके अलावा बेवजह विरोध नहीं होता, बेवजह विरोध नहीं। तो
समय और धन की बचत के अकॉर्डिंग एक सदनीय व्यवस्था का समर्थन किया जाता है, लेकिन जो इसके आलोचक हैं वो कहते हैं कि एक सदनीय व्यवस्था लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल नहीं है, विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है, या संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। यदि एक सदन निरंकुश रूप से यदि कानून का निर्माण कर देता है तो रोकने वाला दूसरा सदन नहीं है, इसलिए कुछ तर्कों के आधार पर एक सदनीय व्यवस्था की आलोचनाएं की जाती हैं। और यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों में संसद के या व्यवस्थापिका के दो सदन देखने को मिलते हैं, और वहां पर सदनात्मक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। विश्व के बड़े बड़े जितने भी देश हैं अधिकांश, वहां पर कौन सी सदनात्मक है? द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था की कई विचारक समर्थन भी करते हैं, जैसे लास्की है, बारकर है, लास्की, बारकर, सिजविक, गेटले, कई विचारक हैं जो इस बात को समर्थन करते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। एक अन्य समर्थक है जैसे ब्लंसली हमेशा ये बोलते हैं बात, ब्लंसली की बहुत अच्छी कोटेशन भी है, कई बार पेपरों में पूछ ली जाती है कि एक आंख की बजाय हमेशा दो आंख अच्छी होती है, और दो आंख के बजाय हमेशा चार आंखें हमेशा अच्छी होंगी। इसीलिए एक सदन व्यवस्था की अपेक्षा द्विसदनात्मक व्यवस्था हमेशा अच्छी मानी जाती है, ऐसा ब्लंसली मानते हैं। कई विचारकों ने भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का समर्थन किया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में कई तर्क भी दिए जाते हैं, जैसे लोकतांत्रिक है, दूसरा विचार विमर्श बेहतर तरीके से हो सकता है भाई, तीसरा एक सदन की निरंकुशता पर रोक, एक सदन की निरंकुशता पर रोक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप, संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप। जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ विचार विमर्श हमेशा लोकतांत्रिक भावना का एक लक्षण है, होना चाहिए लोकतंत्र में, और जब एक दो सदनों के द्वारा किसी विधेयक पर विचार विमर्श किया जाएगा तो उसके परिणाम हमेशा बेहतर होंगे, बेहतर लोकतांत्रिक निर्णय होगा इसके आधार पर। इसके अलावा एक सदन हो सकता है निरंकुश रूप से किसी कानून का निर्माण कर दे, लेकिन दूसरा सदन होगा तो निश्चित रूप से जो पहला सदन है वो कानून का जो निर्माण है वो लोकतांत्रिक नियमों और भावनाओं के अनुरूप ही करेगा, क्योंकि उसे इस बात का हमेशा अंदेशा रहेगा कि दूसरा सदन उसके गलत कानूनों पर रोक लगा सकता है। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप भी है। हम जानते हैं शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एकात्मक, एक होती है संघात्मक। शासन व्यवस्था के कई आधार हैं, जैसे दूसरा रूप के अनुसार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक होती हैं, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। ये यहाँ पर आया है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर तो शासन व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके दो आधार है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का चुनाव विधायिका में से होता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अर्थात विधायिका के प्रति हमेशा जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का चुनाव विधायिका में से नहीं होता, और कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, विधायिका भी स्वतंत्र है। कार्यपालिका को सामान्य परिस्थितियों में विधायिका उसे भंग नहीं कर सकती, उसे नहीं हटा सकती। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि कार्यपालिका विधायिका में से चुनी जाती है, इसलिए यदि कार्यपालिका सही तरीके से कार्य नहीं करे
तो विधायिका विशेष परिस्थिति में उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा भी सकती है। तो यहाँ पर नाम मात्र के और वास्तविक दो प्रकार के कार्यपालिका के प्रधान मिलते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है। भारत संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है भारत ब्रिटेन। यहाँ पर कार्यपालिका के दो प्रधान हैं। भारत में राष्ट्रपति का नाम मात्र है, वास्तविक प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है। कार्यपालिका का चुनाव भारत में विधायिका में से होता है। कार्यपालिका विधायक के प्रति जिम्मेदार है। कार्यपालिका यदि सही तरीके से कार्य न करे तो विधायिका उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा भी सकती है। तो कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो हमेशा अनिश्चित रहता है, अस्थिरता यहाँ पर रहती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्तियों का वास्तविक जो पृथक्करण है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। कार्यपालिका का जो चुनाव है वो संसद में से नहीं होता। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, एक ही प्रधान होता है, वास्तविक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। और कार्यपालिका अपने जो मंत्रियों का चुनाव वहां की संसद में से या व्यवस्थापिका में से नहीं करता। इसीलिए सामान्यतः कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित माना जाता है। सामान्यतः परिस्थितियों में विधायिका कार्यपालिका को नहीं हटा सकती। अब हम बात करते हैं शासन के, सरकार के दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के, एकात्मक और संघात्मक। इसका आधार क्या है? इसका आधार है एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें जो केंद्र सरकार है, शक्तियों का जो विभाजन है वो एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का आधार है। यदि शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास है और जो प्रांतों की सरकार है, जो स्थानीय सरकार है, वो अपनी शक्तियों के लिए केंद्र की सरकार पर निर्भर हैं, तो ऐसी सरकारों को हम क्या बोलते हैं? एकात्मक सरकार। उदाहरण ब्रिटेन, जापान। यहां पर जो प्रांतों की जो सरकारें हैं, जो स्थानीय इकाइयों की जो सरकारें हैं, वो अपनी शक्तियों के लिए केंद्र की सरकार पर निर्भर हैं। वो अपनी शक्तियां केंद्र से प्राप्त करती हैं। तो यहां पर केंद्र की जो शक्ति बहुत ज्यादा है और जो प्रांतों की शक्तियां हैं वो केंद्र की सरकार की तुलना में काफी कम होती हैं। और वो जो प्रांतों की सरकारें हैं, स्थानीय जो सरकारें हैं, वो केंद्र के अधीनस्थ होती हैं। लेकिन दूसरा जो स्वरूप है वो है संघात्मक। भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, अमेरिका तो इसका आदर्श उदाहरण है ही है। संघात्मक शासन व्यवस्था ये मुख्यतः जो बड़े बड़े देश हैं वहां पर शासन का ये प्रकार देखने को मिलता है। यहां पर न तो केंद्र सरकार बड़ी होती है, न ही जो स्थानीय सरकार है या जिसे हम बोले प्रांत की सरकारें हैं वो भी बड़ी नहीं होती। दोनों कैसी होती है? बराबर। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं। कैसी होती हैं? स्वायत्त होती हैं। और जो सर्वोच्च होता है, जहां पर ये दोनों सर्वोच्च हैं, वो होता है देश का संविधान। सर्वोच्च क्या है? देश का संविधान। और केंद्र की सरकार और प्रांतीय सरकार, दोनों जो सरकारें हैं वो संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं, संविधान से शक्तियां प्राप्त करती हैं। तो सबसे बड़ा संविधान हो गया, न केंद्र बड़ा न प्रांतीय सरकार बड़ी, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त हैं और संविधान सर्वोच्च है। फिर भी दोनों के मध्य यदि किसी विषय को लेकर विवाद खड़ा होता है, कोई झगड़ा हो जाए, तो इनके विवाद का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संघात्मक शासन व्यवस्था का एक मजबूत लक्षण है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हो गए? संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और जो प्रांतीय सरकारें दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय होता है ताकि केंद्र और जो प्रांत की जो सरकारें हैं या विभिन्न प्रांतों की सरकारों में जो विवाद पैदा हो किसी इश्यू को लेकर, तो उसका निपटारा किया जा सके। इसके अलावा हमेशा जो उच्च सदन है वो हमेशा राज्यों का सदन होगा। उच्च सदन राज्यों का सदन है, राज्यों के प्रतिनिधि चुन के आते हैं, राज्यों से
जैसे अमेरिका की बात करें तो सीनेट है, प्रत्येक प्रांत से वहां पर 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। भारत में जो राज्यसभा है वो राज्यों का सदन है, हर राज्य अपने कुछ प्रतिनिधि राज्यसभा में चुनकर भेजता है। तो इस प्रकार जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध पर जो आधारित है शासन का वर्गीकरण, उसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक 2 आधार है। और जब शक्तियों का विभाजन जो आधार है उसके आधार पर हम विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं को एकात्मक और संघात्मक में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था के जो अनुकूल है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था मुख्यतः बड़े बड़े देशों में होती है और बड़े बड़े देशों में चूंकि जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था ज्यादा उचित है, ऐसा कहा जाता है।